A very good evening. You're watching yet another special edition of Election Highway on CNN News 18. I'm Kritsween Walia. We're live from Varanasi. Now, viewers, remember, let's not forget, it's the last 24 hours of campaigning ahead of the last and the final phase of the 2024 battle. We are in Prime Minister Narendra Modi's constituency of Varanasi. Here is where Ajay Rai of the Congress is also fighting hard on the son of soil pitch. The election fever is only hotting up, as is the weather here in Varanasi, and shortly I'll also be joined by a few first-time voters. Their perspective all the more important because they are the ones who can truly reflect on the mood of the nation. And remember, as always at 5 p.m. every evening on this special edition of Election Highway, we will continue to highlight the several factors that play a crucial role in this VVIP constituency. While several political voices in this VVIP constituency do matter, what's also important is the mood on the ground. And what better way than to talk about the roots of Varanasi. We try to understand the cultural heritage of this place in detail from a view that hasn't left anyone behind, and it's left everyone mesmerized each time they visit this holy city. Well, there is one speciality about Varanasi, which is the more time you spend in Varanasi, the more curiosity there is around the unknown. So we decided to start our day with this boat journey while we pass ghat after ghat, talk about the history of Varanasi, the essence of Varanasi. वाराणसी एक एहसास है, सिर्फ एक शहर नहीं है, और हर इंसान जो वाराणसी आता है वो यही कहता है. तो ये एहसास, quickly to begin with, I'm going to open this up with our experts joining us this morning because it's important, sir, कि हम बात करें कि वाराणसी का ये जो एहसास है ये लोगों पे धीरे धीरे कैसे बढ़ता है और ये पूरी दुनिया में इसकी बात की जाती है. तो हमारे साथ अजय जी हैं, हमारे साथ हिमांशु जी हैं, हमारे साथ सुनील जी भी हैं. काफ़ी समय बिताया है वाराणसी में, तो इनसे अच्छा कोई नहीं हमें समझाने के लिए कि वाराणसी का ये जो एहसास है ये इतना स्पेशल क्यों है. सर, आप बताइए. पहले इतिहास से शुरू करते हैं. वाराणसी में हमने पिछले 10-15 साल में बहुत बदलाव देखे हैं, पर अगर हम ऐतिहासिक एंशिएंट वाराणसी, काशी की बात करें, बनारस की बात करें, तो उसका जन्म किस थॉट प्रोसेस से हुआ था और कैसे वो आगे बढ़ती गई है, बस विचार. सबसे पहले काशी को बताया नहीं जा सकता और काशी जो वाराणसी है, बनारस है, उसको समझा भी नहीं जा सकता. उसके लिए पूरी उम्र बीत जाए, कई उम्रें बीत जाएं तो भी इस बनारस को नहीं समझा जा सकता. अब आपने कही कि काशी के इतिहास के बारे में. इसका इतिहास से भी पुराना है. ये इसको कहा जाता है कि ये जीवंत शहर है और दुनिया का सबसे पुराना जीवंत शहर है. काशी की जो महत्ता है वो अपने आप में इतनी ज़्यादा है, हमारे जो हिंदू माइथोलॉजी में है, कि यहाँ पर मरने से मुक्ति मिलती है. काश्याम मरणाम मुक्ति कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर जो अपना देह त्यागता है उसके कानों में तारक मंत्र देते हैं. और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और यही कारण है कि दुनिया में एक ऐसा अकेला शहर है जहाँ हर जगह तो लोग, आप सुने होंगे कि लोग जाते हैं कुछ कमाने, कुछ वहाँ जीवन के लिए, यहाँ पर आते हैं मरने के लिए. ये क्या एक्सपीरियंस किया है लोगों ने मौत को लेके, जो शांतिपूर्ण मौत है, ये क्या एक एहसास है, क्या एक्सपीरियंस है जो लोगों ने बताया है कि इतने लोग अपनी आखिरी सांसें
यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं? जैसे पुराणों में लोग जानते हैं कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, तो ये तो पुराने ज़माने से मतलब काफ़ी वर्षों से ये चीज़ें परंपरा चली आ रही है। और उसी आधार पे यहाँ पे कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे 80 के पास मुमुक्ष भवन है, उसके पास गोदलिया के पास एक स्थान है जहाँ पे लोग सिर्फ मरने के लिए ही आते हैं। जब उनके मतलब एक एज में वो चले जाते हैं तो वो सीधा यहीं पे आते हैं और एक कमरा यहाँ पे लेते हैं, और इस तरीके से वहाँ पे एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई हम जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक हम यहाँ पे रहेंगे। तो जो उसकी सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी होती है लोग उसको करके और यहाँ पे काशीवास करते हैं। तो ये भी सुनील जी, मैंने एक बहुत अच्छी बात नोटिस करी कि बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी पुरुष लोग, काफ़ी ओल्ड एज में भी मैंने देखा लोगों को जिनसे मैंने बात करी, पुरुष महिलाएं, जिन्होंने कहा कि हमारे बच्चे विदेश में हैं, हमारे बच्चे दिल्ली में हैं, बैंगलोर में हैं, मुंबई में हैं, पर हमारा यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है। और इंडिया के बाहर भी ऐसे कई लोग हैं, जैसे कि अमेरिका और सारे कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, कि उनकी फैमिली जो होती हैं वो लास्ट मोमेंट पे काशी में आके वास करना चाहती हैं कि उनको यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और काशी ऐसा चीज़ है कि आपको एक बार जो आ गया, ये काशी का होके रह गया। काशी में इतना एक यहाँ से एक स्पेशल पावर एनर्जी है कि वो अपनी ओर खींचती है, और जो यहाँ एक बार आ जाता है फिर उसका जाने के यहाँ से मन नहीं करता है। इसीलिए सब यहाँ हर हर महादेव कहते हैं, सोते हैं, जागते हैं हर हर महादेव कहते हुए। और यही कहा जाता है, दिस इज़ वन प्लेस वेयर देयर इज माइथोलॉजी, देयर इज ट्रेडिशन, देयर इज कल्चर, देयर इज स्पिरिचुअलिटी। जो इतना रिच कल्चर दिखता है हमें, वो शायद कहीं और नहीं दिखता है। पर बदलाव की अब बात करते हैं, काफ़ी बदलाव की बात कर रहे हैं लोग काशी में, काफ़ी बिजनेस आ रहा है काशी में, टूरिज्म बढ़ रहा है काशी में। इससे कई लोगों का ये भी कहना है कि जो काशी के वासी हैं उनको थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। आपको लगता है कि थोड़ी दिक्कतें हो रही है? क्योंकि हम भी देखते हैं कि गाड़ी थोड़ा दूर पार्क करनी पड़ती है, सड़कें काफ़ी कंजेस्टेड हो गई हैं क्योंकि टूरिज्म इतना है क्योंकि विकास हो रहा है। तो ये काशी वासियों के लिए कैसा रहा है सफ़र? देखिए, 2000 एक तो जो यहाँ के त्यौहार के बारे में कहा जाता है कि 7 वार और 13 त्यौहार, ठीक है। काशी में रोज कुछ न कुछ त्यौहार है, रोज कभी कोई कभी कोई नहाना है, कभी कुछ है, मतलब रोज त्यौहार है। और बदलाव की आप बात करें तो 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। तो एक तो स्वच्छता अभियान शुरुआत के बाद यहाँ पे लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो गया घाटों पे और जगहों पे। तो साफ सफाई की जो बात हम कह सकते हैं, तो थोड़ा सा गंदगी कम होना, धीरे धीरे लोग एक दूसरे को बोलने लगे भाई यहाँ गंदा मत करो, यहाँ मत करो। उसके बाद जो एक तरीके से ब्लैक डे कहते हैं लोगों में, कि जो कोविड का दौर आया, उसके पहले तक चीज़ें चलती थी, लोग कमाते खाते थे, भीड़ तब भी थी और आज भी है। 2021 में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ओपनिंग हुई, उसके बाद से यहाँ पे पर्यटकों की संख्या बूम हो गई। जो लोग एकदम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे, मतलब लोगों को लगता था कि भगवान कैसे भी कोई कस्टमर हमारे पास चल के आ जाए, हमारी दुकान में आ जाए, हमारे रेस्टोरेंट में आ जाए। टूरिज्म व्यवसाय तो एकदम जैसे लग रहा था कि शून्य हो गया है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद इस तरीके से लोगों का बूम हुआ कि आज के डेट में बनारस के हर कोने में, जहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं थे, जहाँ पे होटल नहीं थे, वहाँ पे भी रेस्टोरेंट, होटल, दुकानें, मतलब जितनी भी टूरिज्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, सामान हो गया, होटल हो गया, नाव, इवन हम जिस नाव पे बैठे हैं, अगर 2021 में एक नाविक के पास अगर 2 नावें थी तो आज के डेट में उसके पास 10 नाव हैं। एक आखिरी सवाल, राजनीतिक समय है, चुनाव का समय है, वाराणसी में लोग चुनाव को लेके कितने एक्साइटेड है, कितने एंथुजियास्टिक हैं और मतलब कितना जोश दिखाते हैं जब वोटिंग की बात आए? हाँ, 50 to 60% के बीच में ही जोश रहता है ये आप जान लीजिए। नहीं, पर अब जैसे मैंने पिछले 2 दिन इतने लोगों से बात करी तो मैंने देखा बाहर निकलते हैं लोग, चाय कचौड़ी जलेबी, वो तो खाने पीने पे बहुत डिस्कशन होता है। और चाहे भिड़ रहे हो उस समय एक दूसरे के साथ, बाद में सब एकदम शांत हो जाते हैं, साथ में बैठ के खाते हैं। नहीं, यहाँ का तो ये कल्चर ही है कि गुरु कुछ भी हो जाए, मतलब जब एक दूसरे पार्टी और मतलब अगर पक्ष विपक्ष एक साथ बैठा है
तो वो ऐसा भिड़ंत होता है, लेकिन बाद में वो सब एक दूसरे के दोस्त रहते हैं। इस बार भी लोग वोटिंग करने जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, और हम लोग भी ये अपील करेंगे कि आप 100% वोट करिए। वोट आपका अधिकार है, अपने मत का प्रयोग जरूर करिए। Garmi or no Garmi, people are going to get out and cast their vote. We're going to take your leave on that note because we need to proceed with our journey forward. And as promised, we're joined by a few first-time voters. Now remember, while their opinion may be raw, but they do have a futuristic vision, and that's why their opinion is so very crucial to the Lok Sabha battle this time around in Uttar Pradesh and Kashi as well. Let me quickly go across to them. First of all, tell me your name. How old are you? You're casting vote for the first time? Yeah, my name is Yashwardhan Dikshit and I'm casting my vote for the first time, 21 years old. Are you excited? I'm very excited this time. Actually, I just came from a vacation just to give my vote, to register my vote over here. What is the one issue that is most important to you? While you cast your vote, what do you think is most crucial to you and your belief? To my belief, first of all, I'm quite worried about the false claiming and false allegations and false media that is happening on the social media, because that media has no credit, no credibility upon it. And it is very easy to, manipulate the media and spread the false news around it. So, although I believe it is a double-edged sword, because as you can spread awareness in a much more wider way and a much more easier way, but also there are people who are spreading false information. So at this point, I don't know what to do. So as a first-time voter, I need to get my sources right, because even my vote matters. Every vote matters. Thus, I do believe I does want everybody from my age group who are voting for the first time to take this vote. And do you think the right vote is going to change that for you? Yes, every vote matters. That's why every vote is only worth one vote, Okay, right? let me go across to the girls. What's your name? आपका नाम क्या है? पूर्णिमा दुबे नाम है। पूर्णिमा, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है इलेक्शन में? यही है कि विकास बहुत ज़रूरी है, और उसी के लिए अगर हम उस नज़र से देखकर अगर वोट करें तो बहुत अच्छी बात है, और वोट करना भी चाहिए, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है और उसको हर व्यक्ति को करना चाहिए। अपना अधिकार सबको मिलना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार है। एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए कि आज वोट का दिन है तो जल्दी जल्दी जाओ वोट करके आओ। फर्स्ट वोटर बनने का भी एक जो एक्साइटमेंट होता है वो भी होना चाहिए। इस उम्र में आप विकास की बात कर रही हैं, पढ़ाई, शिक्षा, हेल्थ केयर, ये सब नहीं आया दिमाग में? मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं पढूं कि नहीं पढूं। शिक्षा तो देख ही रहे हैं, पूरी जगह से देख रहे हैं कि शिक्षा का क्या चीज़ है, बट विकास बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में भी विकास आता है, आगे जब देश बढ़ेगा तो विकास, शिक्षा भी बढ़ेगी। तो विकास होगा तो शिक्षा मिलेगी, विकास के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। व्हाट्स योर नेम? I'm Yashodhara Dikshit and I'm 24 years old, and it's my first time voting here, and I feel like it's a privilege being a citizen of a democratic country which gives you a right to vote and an ability to choose your own representative for your needs. I believe that healthcare system as well as security is a point that government should focus on, and while I decide my representative, I would, being a youth and a woman myself, I would prefer that safety is being the first. Are you monitoring the situation in your constituency and in your country while you cast your vote? Have you made an impression already about the political situation? I'm seeing I'm pretty confident. I'm seeing like the government right now is working pretty hard towards the security, and the current scenario of BJP is working so hard, and I have seen that there had been like developmental changes as well as safety has been come up very nicely. Okay, lovely. Great. We have a couple of other youngsters with us as well. What's your good name? आपका नाम? अभिषेक पांडे मैम। अभिषेक, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? यस मैम, एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा। क्या मुद्दा आपके लिए इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले हम इसी से शुरुआत कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे देश की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है जो आगे बढ़कर देश के लिए काम करेगी, सेवा करेगी, वो क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं? मैम सबसे पहले तो मैं सेफ्टी पर्पस से ही बोलूँगा वहाँ पे, जो मैंने खुद देखी, क्योंकि हम लोग BHU के भी स्टूडेंट्स हैं, तो देखा है पहले जो था और अब जो है, अब रात को 1:30 बजे 2 बजे ज़्यादातर हम लोग गर्मी की वजह से लाइब्रेरी में ही रहते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स, लड़कियाँ चाहे जो भी हो, किसी को सेफ्टी का तो कोई इशू नहीं है। और आप अगर चाहे BHU चाहे कहीं भी बनारस में कहीं भी खड़े हो जाइए, आप देखेंगे कि लगभग हर 10 से 15 मिनट में वहाँ से पुलिस वाले जाते रहते हैं। सेफ्टी का हो गया, उसके बाद तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि अपना
हिंदुत्व ये वो सब सारी चीज़ें तो ठीक है, बट हाँ कुछ कमियाँ भी हैं हिंदुत्व की बात करें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैम उसके आगे सारी चीज़ें छुप जा रही हैं। मतलब करंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह या स्टूडेंट्स के लिए ऐसे कम किया जा रहा है, बट वो पहले ज़रूरी है। अच्छा, वो चीज़- काशी विश्वनाथ में जो काम हुआ है, जो कॉरिडोर बना है, इनॉग्रेशन, जो हम विकास देख रहे हैं, मैं खुद वहाँ गई थी तो मैंने देखा जर्मन हैंगर है, दुकानें खुल रही हैं वहाँ, उससे कितना फर्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। So we'll talk about the other issues that concern the youngsters of our country. While these voices do matter the most, what's also important is what the political representatives of each of the parties concerned have to say. Let's talk about the veterans now, how the BJP machinery has been working in Uttar Pradesh. And to understand that in greater detail, we tried to get in a word with the Uttar Pradesh Deputy Chief Minister KP Maurya, who was extremely confident of 400 par for the NDA and also 80 on 80 in Uttar Pradesh. Listen in. The entire top brass of the Bharatiya Janata Party is in Varanasi, the Prime Minister's constituency that is going to be voting on the first. So is the Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya. बने हैं हमारे साथ CNN News 18 पे। धन्यवाद सर टाइम निकालने के लिए। बीजेपी का काफ़ी अग्रेसिव कैंपेन चल रहा है, मूड बताइए। आप प्रचार करते हुए दिखे हैं हमें पूरे उत्तर प्रदेश में। सपा और कांग्रेस आके कह रहे हैं कि हम बहुत तगड़ी चुनौती दे रहे हैं भाजपा को इस बार। 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में हर बार तगड़ी चुनौती देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो सपा कांग्रेस का गठबंधन 2017 में भी यूपी ने देखा है, हमने भी देखा है, और 2024 में भी देख रहे हैं। इनके दावे हवा हवाई हैं। ज़मीनी हकीकत यह है कि सपा और कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है, बहुत करारी पराजय के द्वार पर खड़े हैं। भाजपा का कमल खिल रहा है चारों तरफ, जहाँ तक नज़र दौड़ाओ वहाँ तक कमल खिल रहा है। काशी से लेकर के कन्याकुमारी तक एक ही आवाज़ है, तीसरी बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री कहते हैं कि माँ गंगा ने उनको गोद लिया है, अब वो वाराणसी के पुत्र हैं, पर जो कांग्रेस और सपा है वो आके बार बार कह रही है कि हम यूपी के लड़के, हम यहाँ के लड़के, हम यहाँ का काम करेंगे। ये देश की सरकार बन रही है और पूरा देश मोदी जी को इतना प्यार दे रहा है, इतना दुलार दे रहा है कि लगातार गैर कांग्रेसी केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार अकेले भाजपा की ये 2 बार बन चुकी है, 2014 में भी, 2019 में भी, और 2024 में भी बहुत बड़े बहुमत से बनने जा रही है। इसलिए इस प्रकार के इनके दावों में कोई दम नहीं है। ये सब चुनाव है, दिखाई दे रहे हैं, अन्यथा ये ट्विटर के बाहर नहीं निकलते हैं, एसी से बाहर नहीं निकलते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते हैं। ये अगर कांग्रेस और सपा को मैं कहूँ कि ये भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का दोनों मिलाप हुआ है, और यह मिलाप उत्तर प्रदेश को स्वीकार भी नहीं है, बर्दाश्त भी नहीं है। चारों तरफ एक ही वातावरण है, तीसरी बार मोदी सरकार। केपी मौर्य जी, बीजेपी ये चुनाव सिर्फ काशी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे पे लड़ रही है? सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा के लिए क्या है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा सुशासन सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, गरीब कल्याण सबसे बड़ा मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों की समस्याओं का समाधान सबसे बड़ा मुद्दा है। हमने जो किया है उसके आधार पर ही तो हम जीत रहे हैं, अन्यथा ये तो हमको कभी सत्ता में देखना ही नहीं चाहते। और सत्ता के बिना, अगर पानी के बिना जैसे मछली तड़प रही है, वैसे अगर आज ये तड़प रहे हैं तो इनकी इस तड़पन का कारण एक ही है कि एक ईमानदार, एक गरीब माँ बाप का बेटा, एक ओबीसी के घर में पैदा होने वाला, चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, और देश के प्रधानमंत्री के पद पर इनको यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इनके बर्दाश्त नहीं करने से भी जनता को स्वीकार है, जनता का आशीर्वाद है, इसलिए तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। चुनाव की बात करें तो 2 नैरेटिव हम देख रहे हैं। एक विपक्ष का नैरेटिव है जो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी मुस्लिम विरोधी है, और एक भाजपा का नैरेटिव है कि पिछड़े दल के लिए कुछ नहीं कर रही है विपक्ष, सिर्फ मुसलमानों के लिए कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति का एक आरोप लग रहा है। कौन सा नैरेटिव बाहर निकल के? सबका साथ सबका विकास करती है। सपा और कांग्रेस कुछ का साथ परिवार का विकास, कुछ का साथ मुस्लिमों का विकास, कुछ का साथ गुंडों का विकास, कुछ का साथ माफियाओं का विकास, लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विकास किया है, उसी के दम पर जीत रहे हैं।
और बहुत बड़े बड़े बहुमत से जीत रहे हैं। 80 सीटों की मैं बता दूं, कई सीटें ऐसी होंगी जहां सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों को जमानत बचाने के लाले पड़ रहे हैं। एक और आरोप विपक्ष का ये है कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाएगी। ये बार बार हर इलेक्शन रैली में जाके बोल रहे हैं कि भाजपा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी। देखिए, झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है। माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र के और संविधान के सच्चे पुजारी हैं और समर्थक हैं। 10 साल हमारे पास लगातार बहुमत है। हमने ना संविधान बदला है, ना लोकतंत्र को आंच आने दिया है। प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक आखिरी सवाल, पिछले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में 2019 में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। इस बार आपका क्या अनुमान है, भाजपा को कितनी, कांग्रेस को कितनी, या INDI को कितनी? भाजपा को 80 मिल जाएगी, विपक्ष को 0 मिल जाएगी। Welcome back. Well, we have been talking about the different segments of voters this election season in Varanasi. Yesterday, we brought to you the voice of the woman voter, the silent voter as many say in Varanasi. And today we have a bunch of young people, some of them first-time voters as well. They're here to talk about their political opinion and what do they really make of this country so far, the progress it's made and what more should be done. I want to quickly come across to you. आप बताइए, आपका नाम क्या है? My name is Anshika. Anshika, what issues are important to you? What issues will you keep in mind while you cast your vote? I think गर्ल्स के लिए मतलब जैसे होता है कि इस देश में बहुत ज़्यादा रेप्स वगैरह होते हैं, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। गर्ल्स के लिए मतलब प्रोग्रेस होना चाहिए। वाराणसी में आपने काफ़ी समय बिताया होगा, वाराणसी को आप अच्छे से जानती हैं। वाराणसी में आपने कुछ बदलाव देखा पिछले 10 सालों में, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी है, क्योंकि वो फिर से यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं और सब कह रहे हैं 400 पार इस बार होगा। पर जो महिलाओं की सुरक्षा का एक मुद्दा है, वो बड़े से छोटी उम्र की लड़कियाँ, महिलाएँ सब उठा रही हैं। हाँ, ये बात तो सच है कि वाराणसी में बदलाव तो हुए हैं, बहुत बदलाव हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस फील्ड में ज़्यादा बदलाव होना चाहिए। मेरे पर्सपेक्टिव से मैं इस पर्सपेक्टिव के लिए मोदी जी को वोट देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत गर्ल्स के लिए, मोदी जी एंड योगी जी ने बहुत गर्ल्स के लिए काम किया है, तो मेरा वोट तो उन्हीं को जाएगा। गर्ल्स के लिए काम किया, और कोई ये मानता है कि बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत काम किया, सिक्योरिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। सिक्योरिटी कैसे इम्प्रूव हुई है? कहीं नहीं, मैं बहुत दूर का बात नहीं करूँगा, मैं इसी यूनिवर्सिटी का बात करूँगा। विकास के नाम पे केवल लूटा जा रहा है, और हम पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष रहे हैं। मेरा नाम चंद्रमौली तिवारी है, यही यूनिवर्सिटी का। मैंने जब योगी जी के पास गया अपना सारे मुद्दा को लेकर, महिला शौचालय यहाँ पे नहीं है, जो कि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। हाँ, ये तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है जो कि यहाँ पे महिला शौचालय नहीं है। मेरे कार्यकाल में छात्रावास बना, महिला छात्रावास पहले नहीं था, हमने संघर्ष करके छात्रावास बनवाया। उसके बाद से यहाँ पे जब भी हमने अपना लेकर निर्णय गया, बोले कुलपति जी कि यहाँ पे पैसा नहीं है विश्वविद्यालय के पास, मैंने सरकार से मांग की, फिर भी उन लोगों मना कर दिए, करे नहीं। कितनी महिलाएं इस यूनिवर्सिटी में? इस यूनिवर्सिटी में लगभग महिलाएं हैं तो 500-600 महिलाएं हैं। और टोटल बच्चे कितने होंगे? टोटल बच्चे यहाँ पे पूरे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय मिला के 24,000 छात्र हैं, जो कि निरंतर छात्रों की संख्या घटती जा रही है, क्योंकि ये तानाशाही सरकार की वजह से न सुविधाएं दे रही, न पढ़ने की सुविधा। यहाँ पे कई नियुक्तियाँ ऐसी है, कई विभाग ऐसी है जो कि नियुक्तियाँ खाली है, और वहाँ पे विभागों में बैठाया नहीं जा रहा है। क्योंकि इसीलिए ये थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं से जिनसे मैंने बात की है, वो कह रही है कि शौचालय बने हैं, पब्लिक टॉयलेट्स बने हैं, तो आप विश्वविद्यालय, आप पूरे यूनिवर्सिटी घूम के देखिए, पूरे यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कहीं भी महिला शौचालय नहीं है, कहीं भी महिला शौचालय नहीं है। पूरे यूनिवर्सिटी आप घूम के देखिए, और कुछ भी महिलाओं के लिए सुविधा नहीं है। आप बताइए, आप BHU से हैं, आपके यूनिवर्सिटी में कैसी सुविधाएं महिलाओं की? अरेंजमेंट्स हैं हर जगह, हर डिपार्टमेंट में वुमेंस के लिए अलग टॉयलेट है, और हर टाइप की फैसिलिटीज़ मिलती है BHU में। और मैं कैंपस पे सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करें, प्रॉपर सिक्योरिटी है, सब कुछ अच्छे से। हम रात को 2 बजे भी निकल जाते हैं लाइब्रेरी से चाय पीने, तो डर नहीं लगता है, इतना सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, तो मोदी जी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। अभी काशी संसद खेल महोत्सव हुआ था,
उसमें छोटे छोटे ज़मीनी स्तर से जो बच्चे आज तक खेल को नहीं जानते हैं, सिर्फ खेल को खेल की तरह खेलते हैं, वो बच्चे आज स्टेट लेवल चैंपियनशिप में आगे खेलने के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। छोटे छोटे चीज़ों पे कार्य करना ये सिर्फ मोदी जी और योगी जी जैसा इंसान ही कर सकता है। अच्छा, कई बच्चों ने ऐसी भी बातें करी है, कई बच्चों ने ये भी बात करी है कि CUET और इन सब से भी काफी दिक्कत हो रही बहुत है। बड़ी हम लोगों को नहीं करना है। हम छात्र जीवन है और छात्र राजनीति से हमने उभरा हुआ है और छात्र के लिए हक के लिए लड़ते हैं। जब भी मैंने सरकार से मांग की, जो कि मैं परिषद का ही छात्र संघ उपाध्यक्ष, पहले बात सुनिए, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, महिला खुद कह रही कि उनके पास वॉशरूम है, अरे उनके पास BHU डिपार्टमेंट की है। बात कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ दिखाएंगे पूरे कैंपस में BHU की बात कर रही हैं, और जो कि वर्तमान में यहाँ की छात्रा हैं, ये BHU की वो बात कर रही हैं, यहाँ की बात नहीं कर रही हैं। यहाँ बताइए कहाँ है, दिखाइए मेरे को। Okay, all right. So I'll come back to this heated political discussion that the youngsters are having amongst themselves. But one thing is for sure, women's security, women's safety, सुविधाएं महिलाओं के लिए एक काफ़ी important मुद्दा है for the young voters of this country, for the aspirational youth in this country and in Uttar Pradesh and Varanasi as well. We are live from Kashi. There are other aspects to Kashi, traditional aspects, cultural aspects to Kashi. Remember, the Ganga Aarti is not new to the Hindu tradition. We've seen Ganga Aarti happen in Haridwar. We've seen it in Rishikesh as well, several parts of the country. The Ganga Aarti that's performed here on the Dashashwamedh Ghat, though, in the current concept, actually began in the year 1991. It's a very interesting concept, and we tried to dig in a little deeper into what is the thought process behind it. Why is it and how is it today that the Ganga Aarti here in Varanasi has made it to the world map? Well, the Ganga Aarti at the Dashashwamedh Ghat is just concluded, and it's a divine experience, and that experience can be felt all around. But to really help our viewers understand what Ganga Aarti is all about, what is its significance, what are the rituals that go into a successful Ganga Aarti, I'm being joined by Guruji, the chief Mahant here, coupled with the other pujaris who are part of the Ganga Aarti. They will help us understand what is the significance, what are the rituals performed, how do they go about it. Guruji, पहले तो अपना नाम बताइए। जी, आचार्य रणधीर, प्रधान रक्षक गंगा सेवा निधि। हमें बताइए गुरुजी, जो हमने आरती देखी अभी, इसमें काफ़ी सारे रीति रिवाज बहुत बारीकी से फॉलो किए गए। तो हमें डिटेल में बताइए, पहले तो गंगा आरती, इसका क्या एम है, ये क्यों की जाती है, हर रोज़ की जाती है और कब से की जाती है? गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। हमारे शास्त्रों में ऐसा श्लोक आया है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, गंगा गंगा का जो स्मरण, योजनानां सतेरपि, जो 100 योजन दूर से भी अगर गंगा गंगा का उच्चारण करता है तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मुक्त होकर के वह विष्णु लोक को जाता है। माँ गंगा का उद्गम स्थल, जो प्रथम उद्गम स्थल है, वह भगवान विष्णु के चरण से हुआ है। जब भगवान विष्णु वामन अवतार धारण किए थे और 3 पग भूमि नाप रहे थे, तो जब ब्रह्मलोक में उनका पैर पड़ा था तो ब्रह्मा जी ने उनका पैर प्रक्षालन किया था। तो पैर प्रक्षालन करने से जो अपने कमंडलों में जल रखे, वही माँ गंगा हुई। तो माँ गंगा का उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरण से बताया जाता है। और गंगा सेवा निधि जो हमारी संस्था है, इसके द्वारा विगत 4 दशक से गंगा महाआरती निरंतर यहाँ पे करवाती आ रही है दशाश्वमेध घाट पे। और हम सभी पुजारीगण उसका सही तरीके से शास्त्रोक्त विधि से उसका संपादन नित्य प्रति करते हैं। ठंडा, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, और प्रतिदिन अनवरत यह गंगा आरती चलती आ रही है। माँ गंगा आरती करने का मुख्य उद्देश्य हमारे जो संस्था के संस्थापक सत्येंद्र मिश्र जी थे, उनका था कि माँ गंगा का आरती दिखा करके लोगों के मन में श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करें, जिससे कि हमारी माँ गंगा को और समस्त नदियों को स्वच्छ रखा जा सके। उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि
लोगों को इससे पहले जोड़ा जाए। जोड़ने के बाद जब इससे जुड़ जाएंगे और इनके प्रति जब लोगों के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी, भक्ति उत्पन्न होगी, लोग स्वयं अपने आप इसमें गंदगी करना कम कर देंगे और हमारी माँ गंगा निर्मल धारा में बहती चली जाएगी। वैसे तो मैं राजनीति बीच में लाना नहीं चाहती क्योंकि पूजा का समय है और सब अपने अपने पूजा भक्ति में मग्न है, पर ये वही घाट है जहाँ पे बहुत हाल ही में ही प्रधानमंत्री भी आए थे। आप बता रहे 3-4 बार आ चुके हैं और ये मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि वहाँ से प्रधानमंत्री पूजा करते हैं जब यहाँ पे आते हैं। तो इस बारे में बताइए, जब प्रधानमंत्री आते हैं यहाँ वो पूजा करते हैं तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से पूजा करते हैं? जिस प्रकार हम लोग अन्य यजमान लोग जो आते हैं उनका पूजन करवाते हैं तो उनकी भी पूजन उसी रीति से होती है, क्योंकि जो पूजन की पद्धति है उस सब में वही लागू होता है। किसी विशेष के लिए विशेष पूजन का जो पद्धति है वही होगी, एक साधारण व्यक्ति के लिए भी और हमारे जो प्रधानमंत्री आते हैं उनके लिए भी। और जब पहली बार वो 2014 में आए थे वो, उसके बाद फिर पुनः प्रधानमंत्री बनने के बाद जापान के पीएम शिंजो अबे जी को लेकर के आए थे। फिर 2019 में वो चुनाव से पहले जब उनकी रैली हुई थी, रोड शो हुआ था, उसमें आए थे। इस प्रकार करके वह 4-5 बार यहाँ पे वो गंगा महाआरती में सम्मिलित हो चुके हैं और ये हम लोगों का सौभाग्य रहा कि हम लोगों के हाथों द्वारा उनके साथ मिल करके गंगा आरती। आप सब यहाँ मौजूद थे? जी 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 जी। प्रधानमंत्री जैसे जब पूजा कर रहे थे तो एकदम बगल में खड़े होके आपको प्रधानमंत्री को सहायता देनी पड़ी, बताना पड़ा, एक एक करके स्टेप में बताना पड़ा, कैसे करते हैं आप जब पूजा? ज़्यादा उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पहले से ही वो पूजा पाठ के प्रति उनकी रुचि है, तो उनको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस केवल इशारे से काम चलता था और हो जाता था और बहुत अच्छे भाव से वो गंगा पूजन करते थे। कोई भी पूजन करते, कोई भी कार्य को बहुत भाव से करते हैं। उनकी एक अलग विशेषता है जो कि उनको एक अलग पहचान विश्व में दिला रहा है। Well, heading to a very quick break, but there's more we were able to find out while the Ganga Aarti was being performed at the Dashashwamedh Ghat. We'll be right back with more. Stay tuned. Welcome back. We continue our chat with a bunch of young voters, first-time voters, what they think, what they make of the current leadership, not just in Uttar Pradesh, the entire country. एक सवाल है जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, जब आप वोट डालते हैं तो क्या आप सांसद के लिए वोट डालते हैं या प्रधानमंत्री के नाम पे वोट डालते हैं? मैम मैं अपने इधर का बताऊं, अगर अपने साइड का सलेमपुर साइड का, ठीक है, मेरी तरफ के सांसद रविंद्र कुशवाहा, उनको देख के तो नहीं, बट नरेंद्र मोदी जी को देख के ही वोट जाएगा। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि अब की बार 400 नहीं, अब की बार 450 पार होगा। तो मोदी जी के नाम पे वोट जाता है, पर काम तो सांसद भी देखता है ना, कंस्टिट्यूएंसी का। सांसद लोग नहीं देखते हैं। अब मेरी साइड मथुरा का ही हाल देख लीजिए आप। ठीक है, मथुरा में विकास होगा, सिर्फ मोदी जी की वजह से वोट जाता है। हाँ, वो आते हैं, उनके वादे वो निभाते हैं, तो इसलिए। मथुरा के सांसद कौन है? हेमा मालिनी। तो वो तो बीजेपी की बार होने जा रही है, मुझे नहीं पता, वो सिर्फ नाम मोदी जी के नाम। अगर मथुरा में काम नहीं हुआ है तो किसकी गलती है, मोदी जी की या हेमा मालिनी जी की? अब ये तो आप खुद समझदार है किसकी गलती है। मोदी जी आके एक एक चीज को नहीं देखेंगे, हालांकि वो देखते हैं हर चीज को, लेकिन अब वो ये एक एक चीज नहीं देखेंगे कि हेमा मालिनी ने ये काम किया कि या नहीं किया। ऐसा नहीं होता है ना, एक नेता है वो इतने सारे लोगों को संभाल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और दुर्भाग्य है ऐसे देश का जो ऐसे ऐसे बोलते हैं उनके खिलाफ अभद्र शब्द। एक मतलब मैं नेता नहीं बोलूंगी उनको, ऊपर से आए फरिश्ते हैं। और आप लोगों के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी पॉलिटिकल डिस्कशन होता है, कैसे रहता है, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, कौन नेता है, कहाँ, किसको वोट पड़ना चाहिए, कौन सही है, कौन गलत है, आप लोगों के कॉलेज में होता है? I mean, just because it's a constitutional right, and we do discuss about it being a youth, and because we are the future. Do you also end up fighting it out like the politicians do? Yes, definitely, because we have to come up with our own opinions, because everyone's opinions matters, and then somehow we come up to a conclusion that the one who's ruling is doing such a great job right now. And I agree with most of the students here who says like
450 par. I would say And most of the students are also of the opinion that the vote is actually for the Prime Minister and not so much for the Sansad, for the MP of the constituency. While all of this is happening here in the students' wing in Varanasi, remember, like I was saying, Ganga Aarti is being witnessed by thousands of people on a daily basis. And who we did end up interacting with is BJP candidate Madhvi Lata. Remember, she's contesting the elections from Hyderabad. She's up against Asaduddin Owaisi, but she was in Varanasi last evening attending the Ganga Aarti. Here's that conversation. The person with me needs no introduction. The place behind me needs no introduction. We're witnessing the spiritual experience of the Ganga Aarti here in Banaras, and I have with me Madhvi Lata ji of the Bharatiya Janata Party, also in poll fray this time around. First of all, how has your campaigning been going? You know, your constituency is already voted. Now you're in Banaras. How does it feel? What is the mood on the ground as per you? And what does it feel like to be in this wonderful holy city? I can only say one thing, that along with a lot of love and affection and a great enthusiasm of all Banarsis here, there's also blessings of Shambho Shankar and Annapurna Devi. And I would only say that people of Banaras are so blessed to have this as Pradhan Mantri Modi ji's constituency. What else one can say about it? Amazing people, amazing environment, and the enthusiasm is on its peak, I would say. One thing I'm asking everybody from the Bharatiya Janata Party who is in this holy city is it going to be 400 par and 80 this time around for the BJP? Definitely it's going to be 400 par. Unconditionally it's going to be 400 par, and the entire India is going to stand up for the 400 par. What do you see in the eyes of the people of Kashi? How do you see them look at the BJP? There is such a sure and definite gunshot, not just winning, but probably they double the numbers that what they have won last time. And I can say that they're already carrying Modi ji on a palanquin, I would say, you know, a success of palanquin. And they are on their peak of, and in spite of such hot sun, I would say, the sun is peak and their love is also on peak. You know, from 2018 to now, Madhvi Lata, you've come a long way, and I'm sure your political journey's also been one to watch out for. But you can tell us a little bit more about, you know, from the 2019 elections to now, what is it that you've seen, and how is it that politically you think things have changed for the good or bad in this country? I can only say one thing, that I'm also staunch lover of Hindutva, and I can only say one thing, that when it comes to Kashi, we have seen tremendous change in the development of Kashi, because we know these streets, how they have been previously, because I'm a regular visitor of Kashi. It used to be next to impossible for us to really cross those lanes and really reach Kashinath, but now it's pleasure coming to Kashi. And not only just about this Kashi alone, it's about the entire country that has actually shown so much of difference in the way it can think. Imagine being at a 10th level of economic standards and now raising to the upper 5th place in the entire world. Apart from that, the way we think so different from previous. We think now taking everybody together and going forward, irrespective of the barriers of caste, creed, gender, everything. This oneness is brought by Pradhan Mantri Modi ji, and this is very important for a country to see growth and development. If we're talking about PM Modi, and I'm going to let go of you post this, I promise, because it's really, really hot. But if we talk about the Prime Minister in Banaras, we're also talking about UP ke ladke in Uttar Pradesh. Where is their confidence coming from? Do they, in your opinion, deserve being as confident as they're projecting? It's very important that they should be confident, because I would say the kind of chief minister that they have and the kind of president candidate here that they have from the one constituency, Kashi, I think what else somebody can be blessed of with both the combination of Yogi ji and Modi ji. And what are these murmurs? Of course, they're peddled by Arvind Kejriwal of the Aam Aadmi Party, but he says it's time for bye-bye Yogi ji. See, I would only say that Kejriwal ji is no more that Kejriwal ji who got introduced to people. Anna Hazare's Kejriwal is lost. So Kejriwal shouldn't be talking too much now. I would just say Kejriwal ji, आप रेस्ट ले लीजिए.
We're really, really excited about your fight in Hyderabad against Asaduddin Owaisi. All the best, ma'am. Thank you, thank you.